आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? अगर आप वित्तीय दोराहे पर खड़े हैं तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक आपके लिए ही है। अगर आप अपने वित्तीय विषय को बदलना चाहते हैं, इसका नियंत्रण आज ही अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस यात्रा का नक्शा बनाने में आपकी मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। मैं हूं पीयूष और आज हम जिस किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। देखिए, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दो हिस्से हैं, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कुल 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बना है। पहला क्वाड्रेंट है ई यानी एम्प्लॉई, दूसरा है एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा क्वाड्रेंट है बी यानी कि बिजनेस ओनर और चौथा है आई यानी इन्वेस्टर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हम में से हर व्यक्ति कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट्स में से कम किसी एक क्वाड्रेंट में रहता है। हम कहां हैं, यह इस बात से तय होता है कि हमारी आमदनी कहां से होती है। हम में से ज्यादातर लोग तनख्वाह पर निर्भर हैं और इसीलिए कर्मचारी हैं, जबकि बाकी खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में आते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में वो लोग आते हैं जिनकी अपने स्वामित्व वाले बिजनेस या निवेशों से आमदनी होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट 4 अलग अलग तरह के लोगों के बारे में है जिनसे बिजनेस की दुनिया चलती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पुस्तक आपको बताती है कि हर क्वाड्रेंट के लोगों में कौन सी अनोखी चीज होती है और आपको यह जानने में भी मदद करेगी कि आप आज किस क्वाड्रेंट में हैं। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक की यात्रा का नक्शा और आर्थिक स्वतंत्रता पाने में यह पुस्तक आपकी मदद करेगी। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता इन चारों ही क्वाड्रेंट्स में पाई जाती है, लेकिन बी यानी बिजनेस और आई यानी इन्वेस्टर की योग्यताएं आपको आर्थिक लक्ष्यों तक ज्यादा जल्दी पहुंचा देती हैं। यह पुस्तक कई मायनों में रिच डैड पुअर डैड का दूसरा भाग है, जहां पर रिच डैड लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के मित्र के पिता हैं, जिन्होंने लेखक का आर्थिक मार्गदर्शन किया है। वहीं पुअर डैड लेखक के जैविक यानी बायोलॉजिकल पिता हैं, जिन्होंने लेखक के जीवन का मार्गदर्शन किया है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो क्वाड्रेंट बदलने के लिए तैयार हैं, जो वर्तमान में ई यानी एम्प्लॉय या एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में हैं और बी और आई क्वाड्रेंट में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी की सुरक्षा के बजाय आर्थिक सुरक्षा हासिल करना चाहते हैं। ये एक आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा है। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन इस यात्रा के अंत में पुरस्कार इतने बड़े हैं कि ये लाभदायक साबित होती है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वित्तीय बुद्धिमत्ता के महत्व पर जोर दिया गया है। अगर आप ई या एस वाले बाएं हिस्से में बने रहने का विकल्प चुनते हैं तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप बी या आई के रूप में क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा। बी या आई बनने के लिए आपको उस दिशा को नियंत्रित करना होगा जहां से आपका कैश फ्लो या आमदनी आ रही है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपनी खुद की योजना बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कुकू एफएम पर इस पुस्तक के बारे में जो चर्चा हो रही है उसे सुनना मत भूलिएगा। वैसे अब तक आप समझ गए होंगे कि ये था हमारा रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और लेखक द्वारा केस स्टडी से भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम मेरे यानी पीयूष के साथ। नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं पीयूष और आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। 1985 का साल लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के लिए बहुत ही बुरा साल था। इस साल का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि 1985 में मैं और मेरी पत्नी किम बेघर हो गए थे। हम बेरोजगार थे, हमारे पास बचत के नाम पर बहुत थोड़े पैसे थे और हमारा क्रेडिट कार्ड भी खाली हो चुका था। हम एक पुरानी भूरी टोयोटा कार में रहते थे और सोते भी थे। एक हफ्ता बीतने पर हमें यह कठोर सच्चाई समझ आने लगी कि हम कौन थे, क्या कर रहे थे और कहां जा रहे थे। पूरे 2 हफ्ते तक हम बेघर रहे। जब मेरे एक मित्र को हमारी इस बुरी आर्थिक स्थिति के बारे में पता चला तो उसने हमें अपने बेसमेंट में रहने के लिए आमंत्रित किया। हम उसके बेसमेंट में पूरे 9 महीनों तक रहे।
हम अपनी स्थिति के बारे में खामोश थे। ज्यादातर समय मेरी पत्नी और मैं ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखते थे। जब दोस्तों और परिवार वालों को हमारी बुरी हालत का पता चला तो उनके द्वारा पूछे जाने वाला पहला सवाल हमेशा से यही था, तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? पहले तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम उन्हें अपनी नौकरी ना करने के कारण को ठीक से समझा नहीं पाए। मैं नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था, ये उन लोगों को समझाना बेहद कठिन था, क्योंकि वे लोग नौकरी को बहुत ज्यादा मूल्यवान समझते थे। 1985 का साल हमारी जिंदगी का सबसे बुरा और सबसे लंबा साल था। किम और मैं अक्सर झगड़ते थे, हम में अक्सर बहस होती थी। डर, अनिश्चितता और भूख इंसान के भावनात्मक फ्यूज को अक्सर उड़ा देते हैं, और ऐसे में हम उसी इंसान से लड़ने लगते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। बहरहाल प्यार ने हम दोनों को जोड़े रखा, और इस मुश्किल समय की वजह से जीवन साथी के रूप में हमारा बंधन और ज्यादा मजबूत हो गया। हम ये जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। जो हमें नहीं मालूम था वो ये कि हम वहां पहुंच पाएंगे भी या नहीं। हम ये भी जानते थे कि हमें सुरक्षित और एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी आसानी से मिल सकती है। हम दोनों ही ग्रेजुएट थे, काबिल थे, लेकिन मैं और किम नौकरी की सुरक्षा तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि हम आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में थे। 1989 तक हम मिलियनेयर बन चुके थे। हालांकि कुछ लोगों की निगाह में हम आर्थिक दृष्टि से सफल हो चुके थे, परंतु हमारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। हम अभी भी सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए थे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक में अपनी बेघर स्थिति और कंगाली की हालत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि धन कमाने के लिए धन की जरूरत होती है। हालांकि रॉबर्ट इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। 1985 में बेघर होने से 1989 में अमीर बनने और फिर 1994 में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बल्कि इसके उलट हम कर्ज में डूबे हुए थे। रॉबर्ट का मानना है कि धन कमाने के लिए अच्छी औपचारिक शिक्षा की भी जरूरत नहीं होती। वर्षों तक पढ़े हुए कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब विषयों की जरूरत नहीं पड़ती है। रॉबर्ट ने हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, माइकल डेल और स्टीव जॉब्स का उदाहरण देते हुए कहा कि इन सभी ने कॉलेज की डिग्री हासिल किए बिना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि अगर पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती और अगर स्कूल कॉलेज आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आर्थिक रूप से कैसे स्वतंत्र बना जाए, तो आखिर ये स्वतंत्रता प्राप्त होगी कैसे? मैं इन प्रश्नों का जवाब देते हुए उनसे कहता हूं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए एक सपने, दृढ़ संकल्प, जल्दी सीखने की इच्छा और ये जानने की इच्छा भी कि आपकी आमदनी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस हिस्से में आ रही है, ये जानना और इसके लिए खुद को तैयार करना जरूरी है। अगर आप ये सब जान जाएंगे और कर पाएंगे तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता के करीब आ जाएं। पारंपरिक व्यवसायों के लिए कॉलेज की शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन कामों के लिए नहीं जिनसे हम प्रचुर धन कमा सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। पिछले भाग में हमने बात की थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। आखिर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या? देखिए, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट उन विभिन्न तरीकों को बताता है जिसके द्वारा आदमी आमदनी या धन उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी नौकरी करके यानी किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के लिए काम करके धन कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग खुद के लिए काम करके पैसे कमाते हैं। बिजनेस ओनर धन प्रदान करने वाले बिजनेस का स्वामी होता है और एक निवेशक अपने निवेशों से धन कमाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बनाता है। हालांकि धन एक जैसा होता है, परंतु इसे कमाने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यदि आप कैश फ्लो के चारों क्वाड्रेंट्स की ओर देखें तो आप खुद से ये पूछ सकते हैं कि आप ज्यादातर आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों में चारों क्वाड्रेंट से धन कमाने की क्षमता होती है। आप या मैं अपनी मूलभूत आमदनी के लिए किस क्वाड्रेंट को चुनते हैं, इसका इस बात से ज्यादा संबंध नहीं है कि हमने स्कूल कॉलेज में क्या सीखा है, बल्कि इस बात से ज्यादा संबंध है कि हमारे केंद्र में क्या है। हमारे केंद्रीय जीवन मूल्य, शक्तियां, कमजोरियां और रुचियां क्या हैं। हमारे केंद्र में स्थित ये मूलभूत अंतर ही हमें इन क्वाड्रेंट्स में से किसी एक की ओर आकर्षित या विकर्षित करता है। चलिए आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। एक डॉक्टर अपनी आमदनी ई से यानी एम्प्लॉय से कमा सकता है। अगर वो कर्मचारी के रूप में किसी बड़े अस्पताल में नौकरी करता हो तो यही डॉक्टर एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी धन कमा सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के रूप में वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकता है।
वो अपनी क्लिनिक खोल सकता है, स्टाफ को नौकरी पर रख सकता है। यही डॉक्टर बी यानी बिजनेस ओनर बनने का निर्णय भी ले सकता है। वो किसी क्लिनिक या लेबोरेटरी का मालिक बन सकता है। वो अपने स्टाफ में दूसरे डॉक्टरों को रख सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर इस बिजनेस का मालिक होगा। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर कोई ऐसी कंपनी बनाने का फैसला करे जिसका चिकित्सा के क्षेत्र से कोई संबंध ना हो, जबकि वो खुद किसी दूसरी जगह कर्मचारी के रूप में काम करे। ऐसी स्थिति में ये डॉक्टर अपनी आमदनी ई और बी दोनों के रूप में कमाएगा। आई यानी इन्वेस्टर के रूप में ये डॉक्टर किसी दूसरे के बिजनेस में निवेश करके या फिर शेयर बाजार और रियल एस्टेट जैसे निवेशों से भी धन कमा सकता है। हम क्या करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारी आमदनी कहां से होती है। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस क्वाड्रेंट से आमदनी कमाना चाहता है। कुछ लोगों को कर्मचारी बनना अच्छा लगता है, जबकि दूसरे इससे नफरत करते हैं। कुछ लोगों को कंपनियों का मालिक बनना अच्छा लगता है, परंतु उन्हें चलाना अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोगों को कंपनी का मालिक बनना अच्छा लगता है और उन्हें चलाना भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को निवेश करना अच्छा लगता है, जबकि बाकियों को इसमें सिर्फ पैसा गंवाने का जोखिम नजर आता है। हम में से ज्यादातर लोगों में इन चारों प्रकार के चरित्रों का थोड़ा बहुत अंश होता है। हर क्वाड्रेंट की अलग अलग विशेषताओं को जानने के बाद आप ये निर्णय करने की बेहतर स्थिति में होते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट या कौन से क्वाड्रेंट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि इस पुस्तक पर चर्चा करने के बाद आप में से कुछ लोग अपनी आमदनी कमाने के तरीके को बदलना चाहें। यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जहां हैं वहीं रहने में खुशी का अनुभव करें। हो सकता है आप एक से अधिक क्वाड्रेंट में काम करने का विकल्प चुनें। हम सब अलग हैं और एक क्वाड्रेंट दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या बेहतर नहीं होता है। दुनिया के हर गांव, कस्बे, शहर और देश में चारों क्वाड्रेंट्स में काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है ताकि समाज की आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस भाग में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा ये भाग कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। हमें आपकी बातों का, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा।